गॉड का रिलेट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 27th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAFED Audit and Assurance Essentials। और इसमें हम अभी शुरू तो कर रहे हैं, हम प्लानिंग पढ़ रहे थे लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे, गोइंग कंसर्न। बहुत सिंपली, तो गोइंग कंसर्न में अभी आपको बता रहा था, कंसर्न का मतलब है एनी स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी रन बाय समवन। तो हम उसे रन कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये हमारी कंसर्न है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रक्चर है। गोइंग कंसर्न आज हमने फैसला करना है कि इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, गौर फिक्र कर रहा हूँ, तो क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। ये इसका प्रिंसिपल उसने ये बताया है कि अगले 12 महीने, फोर्सीएबल फ्यूचर का वर्ड यूज किया है उसने, और कहता है फोर्सीएबल फ्यूचर बाद में एक्सप्लेन करता है कि जनरली इज 1 ईयर। ठीक है, उसने डिफाइन किया कि इससे ज़्यादा ना रखें इसे, क्योंकि इससे आगे हम फोर्स ही नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ता जाता है उतनी अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जाती है। लिहाजा वो कहता है 1 साल को ही आप बेस करें, इससे ज़्यादा ना सोचें। तो अगर एक आज कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है कि अगले 1 साल चलता रहेगा, तो मैं कहता हूँ ये आज ये गोइंग कंसर्न है। लेकिन मुझे लगता है ये अगले 1 साल के अंदर अंदर बंद होने के चांसेस हैं, तो मैं कहूँगा आज ये गोइंग कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये सिंपल मतलब होता है। अब चलता क्यों रहेगा, क्यों बंद क्यों करना पड़ेगा, उसकी दो रीजन वो बताता है। या तो आपको आपकी इंटेंशन है बंद करने की, या आपकी नेसेसिटी है, आपको ज़रूरत है, मजबूरी बन गई है। इंटेंशन का मतलब है कि आप किसी दूसरे बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, होता है ना। बिजनेस तो ये भी प्रॉफिटेबल है लेकिन नहीं अच्छा लग रहा, आप कहते हैं यार हमें इसमें मेहनत ज्यादा है, पैसे कम है, दूसरा क्यों मैं काम करूँ, इसे बंद करते हैं। अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं। ये है इंटेंशन, आपकी नीयत है। नेसेसिटी है कि आप बंद तो नहीं करना चाह रहे लेकिन इतने लॉसेस हो रहे हैं, नहीं चल पा रहा, जेब से पैसे लग रहे हैं, तो आखिर मजबूर होकर बंद करना पड़ता है। तो वो कहता है धक्का, मैनेजमेंट हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू क्लोज डाउन द कंसर्न। तो हम कहते हैं कि ना इनकी नीयत है, ना इनका इरादा है, ना इनकी मजबूरी है कि इसे अगले 1 साल में बंद करें, तो हम कहते हैं आज ये गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं इनका इरादा है बंद करने का, ये सोच रहे हैं, मैनेजमेंट सीरियसली सोच रही है कि इसे बंद करके नया काम करें, तो फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं है। या मैनेजमेंट बंद तो नहीं करना चाह रही लेकिन इतने हैवी लॉसेज हैं, पिछले 4 साल में लॉस पे लॉस हो रहा है, तो हमें लगता है मैनेजमेंट तंग आ चुकी है और हो सकता है अब ये मजबूर हो जाए बंद करने पे, तो भी ये गोइंग कंसर्न नहीं है। अब इसका इम्पेक्ट क्या आता है, देखें IS 16 क्या कहता है। अभी मैं चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑडिट में आपने इन चीज़ों को जहन में रख के जवाब देने होंगे। IS 16 क्या कहता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप सामने पढ़ा होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे। फ्यूचर ईयर्स में किस पे रखते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। उसने आपको ऑप्शन दी है, दो मॉडल दिए हैं ना, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन तो कहता है ना रिवैल्यू कर लो, वो तो चले अलग बात है, वो ये भी तो कहता है कॉस्ट पे ही रखो। अब अगर चार एसेट की लाइफ है 10 साल, 4 साल और उसका कॉस्ट है 1 लाख, और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल 10,000 की डेप्रिसिएशन है, तो चौथे साल के एंड पे एसेट की बुक वैल्यू क्या होगी, 60,000। 1 लाख मनफी 40,000, 60,000। क्या ये मार्केट में भी 60 का ही होगा, नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है मार्केट में 50 का हो सकता है मार्केट में 70 का हो। अगर आपकी बुक्स में 60 का है और मार्केट में 50 का है, तो इसे 50 पे लाना है। ठीक है, लेकिन 50 पे कैसे लाना है, कौन से स्टैंडर्ड के थ्रू लाना है, आपने पढ़ा नहीं, रिवैल्यू तो अलग, अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं हो, कॉस्ट मॉडल पे होगा। इम्पेयरमेंट, आपने इम्पेयरमेंट करनी है। IS 36 वो कहता है चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवर्शन मॉडल है, आपका जो एसेट है अगर वो डैमेज हो गया और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या जो यूजेबल वैल्यू है वो कम हो गई है, तो उसे उस पर लेके आओ। लोगों को धोखा ना दो, असल में उसकी वैल्यू है 40 और आप उसे 60 पे शो किए जा रहे हो। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में तो फिर कहता है ना कि नहीं, आप उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उस पर रखो, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, वो तो अलग बात है। तो कॉस्ट मॉडल में वो नीचे लाता है। लेकिन फर्ज करें, अच्छा दूसरा इसमें थोड़ी टेक्निकली आपने सोचना है। आपने इम्पेयरमेंट पढ़ी होगी, इम्पेयरमेंट कैसे निकाली जाती है, कैरिंग अमाउंट माइनस, हाँ हाँ, उसका नाम क्या है, कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, वैल्यू इन यूज और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, यही होता है। तो वो वैल्यू इन यूज को भी बीच में ले आया, सिंपल मार्केट वैल्यू पे नहीं कर रहा कि मार्केट वैल्यू गिर गई है तो उसे नीचे कर दो एकदम से, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, वैल्यू इन यूज भी निकालो और फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, जो ज्यादा है उसे लो, कम वाली को ना लो, ज्यादा वाली को। अब वैल्यू इन यूज होती क्या है, क्या होती है वैल्यू इन यूज,
उसका मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो निकालते हैं ना, कैलकुलेशन का तरीका आप बता रहे हो। मतलब क्या है वैल्यू इन यूज का? कि मैं अगले सालों में इस एसेट को जब यूज करूंगा तो इतना बेनिफिट मैं ले लूंगा। यही मतलब है ना। वो आज की बात ही करे कि मार्केट में कितने का बिकेगा, वो तो फेयर वैल्यू है। अगर वैल्यू इन यूज ज्यादा है, मार्केट में कम है, तो वो कहता नहीं मार्केट पे ना लाओ। वो कहता है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में ज्यादा इस्तेमाल करके ज्यादा ले सकते हो तो उसी पे रखो। अगर वो कैरिंग से ऊपर है तो तुम्हारा इम्पेयर नहीं हुआ, कैरिंग से नीचे है तो इतना तो इम्पेयर हो गया है। तो एक्चुअली वो आपको वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट भी दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने ये एसेट बेचने के लिए नहीं खरीदा, आपने ये एसेट इस्तेमाल के लिए खरीदा। लिहाजा इस्तेमाल वाली ऑप्शन भी उसने डाल दी कि तुम्हें लगता है कि इस्तेमाल में बेनिफिट उठा लोगे तो नहीं हुआ इम्पेयर। लेकिन इन्वेंट्री में उसने ये वैल्यू इन यूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया। वहां सीधी सीधी उसने बात की है क्या, उसकी कॉस्ट माइनस एनआरवी। और एनआरवी क्या होती है? मार्केट वैल्यू ही होती है कि आज ये मार्केट में कितने बकेगा। वहां वैल्यू इन यूज की बात नहीं की, क्योंकि इन्वेंट्री का पर्पज ही सेल करना है और शॉर्ट टर्म में सेल होनी है। तो उसने आपको एक ही ऑप्शन दी। ये बात समझ आ रही? एसेट में उसने वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि आपने उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा, आपने उसे इस्तेमाल के लिए खरीदा है। अब उसी चीज को यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि आपने एसेट को शो करना है, कॉस्ट मॉडल पे है तो या वैल्यू इन यूज पे या फेयर मार्केट वैल्यू पे या कैरिंग अमाउंट पे, विच एवर इज हायर। मतलब नहीं, हायर तो नहीं, कॉस्ट पे करना है, कैरिंग अमाउंट पे। अगर कैरिंग अमाउंट हायर है रिकवरेबल अमाउंट से, अगर इम्पेयर हुआ तो इम्पेयर कर देना है, लेकिन रीवैल्यू करने की कोई खास जरूरत नहीं है अगर आप कॉस्ट मॉडल पे हो तो। अब यहां से एक और चीज निकालें। आज अगर मुझे पता है कि मेरी कंपनी चल रही है, कोई मसला ही नहीं है, ना मैं बंद करने का इरादा है ना बंद करने की मजबूरी है, तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट कौन सी वैल्यू पे आ रहे होंगे? अगर कॉस्ट मॉडल है तो कैरिंग अमाउंट पे आ रहे होंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? इम्पेयरमेंट माइनस की हुई होगी, वो तो करनी भी चाहिए, लेकिन वैल्यू यूज पे होंगे अगर वो ज्यादा है तो। अगर वो नहीं है तो कैरिंग अमाउंट पे ही होंगे। मैं उन्हें मार्केट वैल्यू पे ला भी नहीं रहा ना। स्टैंडर्ड कहता है कि हर सूरत मार्केट वैल्यू पे लाओ, अनलेस कि मैं फिर वो उसमें ना हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना हो। कॉस्ट मॉडल में मुझे कहता ही नहीं। तो मुझे कॉस्ट पे रखे हैं, कैरिंग अमाउंट पे रखे हुए हैं। मार्केट कुछ भी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने तो इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं। लेकिन अगर आज मुझे पता चलता था कि अगले एक साल में मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करूंगा? जब कंपनी बंद करूंगा तो एसेट बेचूंगा कि नहीं? एसेट बेच के ही बंद करूंगा ना। तो फिर टेक्निकली या आइडियली मुझे एसेट कौन सी वैल्यू पे ले आने चाहिए? अब मुझे कॉस्ट पे नहीं रखने चाहिए। ये तो मैं मार्केट को धोखा दे रहा हूँ। अब तो मेरा बेचने का इरादा है, अपने इरादे के हिसाब से इन्हें मार्केट वैल्यू पे ले आओ। इसका मतलब है गोइंग कंसर्न है या नहीं है, इसका डायरेक्टली आपकी अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट आता है। अगर तो गोइंग कंसर्न है तो जैसे चल रहा है बस चलने दें अकाउंटिंग को। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं रही तो फौरी तौर पे अपनी पूरी बैलेंस शीट को फेयर वैल्यू पे ले आए। लाजमी है। अब आपके लिए लाजमी हो गया कि उसे फेयर वैल्यू पे लें, क्योंकि अब पब्लिक को अब धोखा ना दें कि मार्केट वैल्यू कुछ और है, आप कुछ और ही शो कर रहे हैं और बेइरादा भी ख़त्म करने का है कंपनी से। फिर लोगों को बता दें कि इस वक्त मेरी ये पोजीशन है। ये इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है। तो यहाँ गोइंग कंसर्न भी हम देखेंगे कि अगर हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही, जो हमारा क्लाइंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अपनी बैलेंस शीट को फौरन चेंज करके फेयर वैल्यू में लेके आओ। ठीक है। और अगर वो नहीं लाता तो हम अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये बात ही हमका लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ISA 330 स्टेट्स द हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द मोर लाइकली इज दैट द ऑडिटर मे डिसाइड it is more effective to perform substantive procedure near to or at the period end rather than at an earlier date। जी हम बात कर रहे थे बेसिकली इंटरिम ऑडिट की और फाइनल ऑडिट की। और हमने पढ़ा था कि इंटरिम ऑडिट वो होता है जो साल अभी खत्म नहीं हुआ होता, हम आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर देते हैं, साथ साथ कवर करते हैं। और फाइनल ऑडिट होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है बेसिकली, या कम से कम साल खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो वो हमने यहाँ कल मैंने आपको कहा था कि पढ़ लें कि कौन से प्रोसीजर इंटरिम ऑडिट में परफॉर्म करने हैं, कौन से फाइनल में। यहाँ जो ये ISA 330 का उसने फिक्रा जो लिखा है, इसे ज़बानी याद कर लें, इसे अपने कोड करना है। और इस फिक्रे का मैंने कल भी बताया था कि सिंपली मतलब ये है कि जो हाई रिस्क एरियाज हैं वो आपको सजेशन दे रहा है कि उसे इंटरिम ऑडिट में कवर ना करें, उसे फाइनल ऑडिट में लेके जाएं। क्योंकि हाई रिस्क एरिया में चांसेस बहुत हैं कि इसकी फिगर ऊपर नीचे होती रहेगी, चेंज होगी, मैनेजमेंट एंट्रियां डाल देगी, एडजस्टमेंट्स कर देगी, बाद में कोई नई चीज़ सामने आ जाएगी। तो बेहतर है कि इसे एक ही बार इसे वेरीफाई करें वंस फॉर ऑल। जब ये कंक्लूड हो चुकी हो, पूरी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हो, तब एक बार ही करें। तो सिंपली इसे आपने इस हिसाब से लेना है। टिपिकल इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर जो मैंने आपको कहा था कल पढ़ लें, इसे आपने पढ़ लेना है कि इंटरिम ऑडिट में कौन से प्रोसीजर हैं। इन अ नटशेल, इंटरिम ऑडिट में आपने वो प्रोसीजर लेने हैं जिसमें क्लोजिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे सेल्स हैं, सेल्स को इंटरिम ऑडिट में कर सकते हैं।
पूरे साल में 1,000 ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो जून तक जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक 700 ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो 700 वेरीफाई कर लें, ये तो हो गई है ना। ये तो हो गई हैं। अब जनवरी में तो नई ट्रांजैक्शन होनी है, जो जनवरी में आएंगे उसे जनवरी में वेरीफाई कर लें या फरवरी मार्च में आके कर लें। आपका कंसर्न बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस के टोटल सेल्स कितनी होंगी, कंसर्न तो है, लेकिन वो सेल्स की बात नहीं है, टोटल सेल्स का टोटल क्या होगा हमारा ये कंसर्न है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो एक मखसूस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैटर करता है कि आज इनकी क्या फिगर है, तो वो फिर आप फाइनल ऑडिट में ले जाएं। जैसे एसेट्स हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आपने पूरे साल की कैलकुलेट करके प्रोवाइड करनी होती है ना। आप दो दो महीने बाद जा रहे हैं इंटरनल ऑडिट पे, 2 महीने बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अगली बार फिर करते हैं, अगली बार फिर दो दो महीने की करते हैं, क्या जरूरत है। साल के एंड में जाके एक ही बार पूरे साल की कर लें, सीधा सीधा फार्मूला होता है। ठीक है, और वैसे भी 2 महीने की कैसे करेंगे, 2 महीने को प्रोपोर्शनेट करेंगे आप। प्रोपोर्शनेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है वो तो साल के एंड पे देखना है कि कौन सा एसेट कितना यूज हुआ है, 4 महीने हुए, 6 हुए, 8 हुए। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है अपना काम बढ़ाने की। तो जहां पे आपके क्लोजिंग बैलेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें फाइनल ऑडिट में रखें, इन शॉर्ट। और जहां पे ट्रांजैक्शंस मैटर कर रही हैं, जो चलती चली जा रही हैं, उन्हें इंटरिम में भी डाल दें। जहाँ एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशंस लेनी है तो वो तो पूरे साल की लेनी है, उन्हें फाइनल में रखें। और जहाँ कोई ऐसी कंफर्मेशन लेनी है साल के दौरान की ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं, तो उन्हें साल के दौरान भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। बहरहाल इन्हें आपने पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इसने प्रोसीजर बताया नीचे, आई से 330 स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन ओनली बी परफॉर्म्ड एट और आफ्टर द पीरियड एड। अब ऊपर उसने कुछ प्रोसीजर बता दिए, उसने सजेशन दे दी कि ये इंटरिम में, ये फाइनल में। यहाँ वो कह रहे हैं 330 स्पेसिफिकली कहता है कि इन्हें फाइनल में रखो। अब ये चीज आपने याद कर ले, ये ऊपर भी उसने शायद दिए होंगे, लेकिन आपने जब रेफर करना है ना एग्जाम में, तो आपने बताना है कि 330 ये चार पांच चीजें तो अलग से बताता है, ये आपने कोट करना है, इसे जनरलाइज नहीं करना। तो ये आप जरा जहन में रखना है। 330 क्या कहता है कि ये प्रोसीजर तो आपको फाइनल में ही करने चाहिए। नंबर वन, एग्रीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट फिगर्स हैं, तो उन्हें टैली करना है लेजर अकाउंट से। तो वो तो लेजर अकाउंट तो जब सारी चीजें क्लोज होंगी तो टैली करोगे ना। एक चीज खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई, तब टैली करने का फायदा है। साल के दौरान तो टैली करने का फायदा नहीं है, अभी तो और ट्रांजेक्शन आनी है, अभी तो लेजर अकाउंट की फिगर चेंज हो जानी है। तो क्या जरूरत है टैली करने की, अभी तो वेट करेंगे हम ईयर एंड का। ठीक है, हम ये रेंट का वेट करेंगे। नंबर टू, एग्जामिनिंग एडजस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है उसके दौरान जो आखिर में एडजस्टमेंट डाली है, वो तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आखिर में ही बनेगी, जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उस वक्त एडजस्टमेंट डल रही होंगी साल के एंड पे। तो ये जो एडजस्टमेंट्स को चेक करना है वो तो ड्यूरिंग द ईयर हो ही नहीं सकता। एडजस्टमेंट तो डलती ही साल के एंड पे है। जब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, फिर हम दोबारा देखते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई, फिर हम वो सारा सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और चीज़ें डालते हैं। तो दो चीज़ें, प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू अ रिस्क दैट एट द पीरियड एंड द एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू इम्प्रॉपर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शन मे नॉट हैव बीन फाइनलाइज्ड। इसे जरा फिजा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है और ये ईयर एंड पे क्यों ले गया। सेल्स ना हुई फिर उन्हें रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज करने के चक्कर में ऐसा फ्रॉड है। ये तो साल के दौरान भी हो सकता है, फिर तो उसे उन्हें ईयर एंड में क्यों डाला। तब हमें प्रॉफिट से कंसर्न होता है एंड पे जाके नहीं, प्रॉफिट कहाँ से साल है। के दौरान भी तो प्रॉफिट से कंसर्न हो सकता है। एक मैनेजमेंट अगर मंथली अकाउंट्स भी बनाती है, और बनाती है बड़ी कंपनीज, तो उसमें भी तो देख रहे होते हैं ना कि इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ। प्योर रीजन इसकी क्या है कि वो साल के एंड पे क्यों कह रहा है, वो प्रॉफिट इसलिए टारगेट कह रहा है अलग कि होता ज्यादा रिस्क जो होता है ना, गलत एंट्रियां जब फ्रॉड करने का, वो साल के आखिरी महीने में ही होता है। साल के दौरान तो चल सो चला वेट कर रहे होते हैं, चलो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, चलो अगले महीने देखते हैं। लेकिन जब आखिरी महीना आ जाता है और चीज़ें ठीक नहीं होती, फिर मैनेजमेंट फ्रॉड करने की कोशिश करती है या जानबूझ के इंटेंशनली गलत एंट्रियां पास करती है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा शो, क्योंकि अब आखिरी महीना एक ही हाथ में रह गया है। अगर इसमें भी एंट्रियां पास ना गई फिर तो लॉस आ जाएगा। तो ये एक साल का आखिरी महीना और एक साल का पहले एक दो महीने, ये बहुत क्रूशियल होता है। आपने साल के आखिरी महीने में उल्टी सीधी एडजस्टमेंट्स की, और वो उल्टी मैनेजमेंट को भी पता है उल्टी सीधी है, सिर्फ प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए हम कर रहे हैं। अगले साल के शुरू में रिवर्स भी तो कर देगी ना, ताकि चीज़ें फिर क्लीन हो जाएं। तो इस बार जो आपने गलत एंट्रियां की हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर नए साल के पहले एक डेढ़ महीने में हम उन्हें रिवर्स भी करोगे। तो ये हमें खास कहा जाता है, इसे कट ऑफ कहते हैं वैसे। कट ऑफ का वर्ड भी यूज करते हैं, कट लगा दो इस पे। मतलब एक साल के आखिरी एक दो महीने
और पहले 1-2 महीने हम ज़्यादा तवज्जो से चेक करते हैं, क्योंकि इसमें चांस होता है कि मैनेजमेंट ने हैंकियां फैंकियां की होंगी पिछले साल में, आखिरी महीनों में जो उन्होंने उल्टी सीधी एंट्रियां डाल के प्रॉफिट को ओवर या अंडरस्टेट करने की कोशिश की होगी, अगले साल में उसे रिवर्स करके चीज़ों को फिर स्ट्रीमलाइन कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये वो बात कर रहा है कि आखिरी महीने में देखें कि बहुत ज़्यादा सेल और अनयूजुअल सेल और परचेजेज एंट्रियां रिकॉर्ड तो नहीं हुई, ये तो फिर आखिरी महीने में ही देखना है। आखिरी महीना आएगा तो चेक करेंगे ना, साल के दौरान तो चेक नहीं कर सकते, कि हमें क्या पता साल के दौरान कि जून में जाके कौन सी एंट्रियां पास करेगी मैनेजमेंट, तो ये तो जून के बाद ही देखा जा सकता है। तो ये प्रोसीजर भी फाइनल ऑडिट में ही होता है, इसे कट ऑफ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये 3 प्रोसीजर उसने कहा है कि ये तो टिपिकली आप करो ही साल एंड पे, बाकी उसने आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है, चाहे इंटरिम में करो चाहे फाइनल में करो। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से फैसला करेंगे। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के, अगर हमने पढ़ा था कि इसे 300 किस कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया है, रेकरिंग ऑडिट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि ऑडिट पहले भी हम ही करते हैं। लेकिन अगर ये ऑडिट पहली बार हम कर रहे हैं, वी आर द फर्स्ट टाइम ऑडिटर ऑफ दिस एंगेजमेंट, हमसे पहले कोई और ऑडिटर था, तो फिर हमने क्या करना है, जाहिर है फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। प्लानिंग में अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट और अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, और ये मटीरियलिटी को कैलकुलेट करना, सारी प्लानिंग करना जीरो से करनी है, क्योंकि हम पहली बार गए हैं वहाँ, तो हमारा काम बढ़ जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इससे आप पढ़ लें कि पहली जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है उसको आपको किन एडिशनल चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग द ऑडिट आर द सेम वेदर द ऑडिट इज एन इनिशियल रेकरिंग और इनिशियल और रेकरिंग, मतलब प्लानिंग का पर्पज तो सेम ही है, मकसद सेम है। मकसद क्या है कि ऑडिट को बेहतरीन तरीके से किया जाए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर ऑडिट कंडक्ट किया जाए, मकसद तो वही है। लेकिन आपका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि रेकरिंग ऑडिट में आप क्लाइंट के बारे में पहली बहुत कुछ जानते हैं, तो आप वही चीजें दोबारा देख लेंगे, जल्दी देख लेंगे, और सिर्फ वो चीजों उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो चेंजेस आई हैं। पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और है, डायरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, मैनेजमेंट चेंज हो गई है, इनकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट ही, मतलब ये सेल हो गई है कंपनी, किसी नए ग्रुप ने खरीद ली है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं। इन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आया फिर वो देखेंगे। ठीक है। लेकिन इस कंपनी का बिजनेस क्या है, किस इलाके में है, फैक्ट्रीज क्या है, वो तो वही है जो पिछले साल भी थी, तो आपका काम इतना नहीं होगा। लेकिन अगर पहली बार कर रहे हैं तो फिर आपको A to Z सब कुछ ही देखना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तो आपके स्कोप ऑफ प्लानिंग पे फर्क पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पे कोई फर्क नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, चाहे पहली बार ऑडिट कर रहे हैं चाहे रेकरिंग कर रहे हैं। However, for an initial audit, the auditor may need to expand the planning activities because the auditor does not ordinarily have the previous experience with the entity that is considered when planning recurring engagements. वही वाली बात कर रहे हैं ना, रेकरिंग ऑडिट में हमारा पिछला एक्सपीरियंस भी होता है, तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ वो प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें अपने स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, नीचे आ जाए, पॉइंट नंबर, बुलेट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। ये बाकी आपने पढ़ना जरूर है, एक कोई फिक्रा छोड़ना नहीं है आपने। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, अरेंजमेंट्स टू बी मेड विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, फॉर एग्जांपल टू रिव्यू द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। पिछले ऑडिटर से कॉन्ट्रैक्ट करें, उससे पूछेंगे भाईजान आपने क्यों छोड़ा, वो तो हमने ऊपर भी देखा था, याद है। जी। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का, क्लाइंट एक्सेप्टेंस करते हैं, उनसे हमें कहा था कि पूछ लो कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। वहां पूछा गया था एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो एक्सेप्ट तो कर बैठे हैं और उसने आपको कहा था जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 5 साल के लिए मैं था, मैं खत्म हो गया हूँ, तो आप लें बिल्कुल, उसने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया था पुराने ऑडिटर ने, प्रीडिसेसर ने। अब आप उससे क्यों पूछ रहे हैं कि यार मुझे बताओ कि की पॉइंट्स क्या हैं, आपने अपने ऑडिट में क्या देखा, कौन कौन से रिस्की एरिया है, मुझे गाइड कर दो। अब आप उसे गाइडेंस के लिए उससे बात कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल है तो उसे कहेंगे यार अपनी फाइल भी मुझसे शेयर कर दो, दिखा दो आपने क्या ऑडिट किया था, तो जनरली अब वो काफ़ी हद तक आपको एडवाइस कर देगा कि यार ये एरिया बहुत रिस्की है, ये काम गलत, इसमें ये थोड़ी हैंकी पैंकी करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे करते हैं, तो आपको प्लानिंग में मदद मिलेगी। ठीक है, नंबर वन, पिछले ऑडिटर से प्रीडिसेसर का वर्ड यूज याद कर लें, प्रीडिसेसर का वर्ड ही वो यूज करता है, पिछला ऑडिटर। बिल्कुल चाहिए होती है, इसके लिए क्लाइंट की परमिशन चाहिए होती है, बिल्कुल। Any major issue, including the application of accounting principles or of auditing and reporting standards, discussed with management in connection with the initial selection as auditor, the communication of these matters to those charged with governance, and how the matter affect the overall audit strategy and audit plan. ठीक है, अब ये दूसरी बात, ये पहली बार का जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिव आपको काम करने पड़ रहे हैं, जो कोई से, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ऑडिटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के, आपके कौन से स्टैंडर्ड आप पे अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के। और मेजर इशू क्या हो सकता है कि आप
कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, फाइफो क्यों करते हैं, वेटेड एवरेज क्यों नहीं करते। ठीक है। आप इस तरह की चीज़ें जहाँ पे ऑप्शन है, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो उनसे डिस्कस करके आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब टेक्निकल चीज़ें जहाँ पे उनका व्यू और आपके व्यू में फ़र्क हो सकता है, और जहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब वो फाइफो भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते तुम फाइफो की गलत कर रहे हो। आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप फाइफो फाइफो क्यों करते हैं, कि आप स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइंस दी हैं उनके मुताबिक ही फाइफो रखा है या कोई और रीज़न है। तो ये जो इस तरह के मेजर इश्यूज हैं, ठीक है, वो आपने जो डिस्कस किए हैं मैनेजमेंट से वो करने हैं, आपने ज़्यादा डिस्कस करने होंगे। ठीक है। इन कनेक्शन विद द इनिशियल सिलेक्शन एज ऑडिटर, जो आपकी पहली बार सिलेक्शन हुई ऑडिटर, पहली बार हुए ना आप, तो उससे रिलेटेड तमाम मैटर जो कि आपके लिए नए हैं और जो आपको पूछ लेने चाहिए आपके ख्याल में, जो बड़े क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, जिनमें आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए वो। नंबर 3, द ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी टू obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances। ये भी अब आपने प्रोसीजर बहुत केयरफुली डिजाइन करने हैं। क्यों? क्योंकि पिछले क्लोजिंग बैलेंसेस आपने ऑडिट नहीं किए हुए। पिछले क्लोजिंग बैलेंसेस पिछले ऑडिटर ने ऑडिट किए थे। अगर आप ही पिछले साल ऑडिटर होते तो पिछले क्लोजिंग बैलेंस वाली रिपोर्ट आपने ही तो दी थी। इस बार फिर आपने उन्हें दोबारा वेरीफाई तो नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है कि अपनी पिछली बैलेंस शीट निकाल के जो आपके पास है, उन क्लोजिंग को इस साल की ओपनिंग से रिकंसाइल कर लेना कि मैं ये क्लोजिंग छोड़ के गया था, मैंने इस पे ऑडिट रिपोर्ट दी थी, क्या इन्होंने वही ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड किया है। वो ये देखना है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं पता पिछले क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक थे कि गलत थे। आप तो जस्ट रिलाई कर रहे हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर की ऑडिट पे। तो फिर आपको पिछले क्लोजिंग बैलेंसेस को मुनासिब हद तक वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप अपने प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे। ठीक है। चौथे नंबर पे अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, वही क्लाइंट एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी। वो आपने इस बार ज़्यादा रिग्रेसली उन्हें फॉलो करना है, क्योंकि क्लाइंट एक्सेप्टेंस हो रही है, क्लाइंट कंटिन्यूएंस नहीं हो रही। और उस वक्त भी हमने बात की थी कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस में ज़्यादा काम होता है, क्लाइंट कंटिन्यूएंस पे इतना काम नहीं करते हो, क्योंकि वो ज़्यादातर काम तो हमें पहले ही हमने किया हुआ होता है। तो ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, communication with predecessor auditor. Number 2, major issues to be discussed with management. ठीक है। नंबर 3, the procedure regarding verification of opening balances. And number 4, firm's quality control, the quality assurance system compliance principles in respect of initial engagements। ठीक है। तो आपने वो सारी ज्यादा तवज्जो से देखनी है, क्योंकि आप पहली बार ऑडिट करें, तो इन चार चीजों को जहन में रखना है आपने। ठीक है। ये वो कहता है कि जनाब ये एडिशनल कंसिडरेशन है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। फिर डॉक्यूमेंटेशन वही वाली बात, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एटसेट्रा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हम पढ़ लेते हैं। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या होता है पता है हमें? Yes, हम्म, being related to the condition which may indicate the possibility of mistake. नहीं वो First की तो है। fact होना चाहिए, ठीक critical है। assessment करनी चाहिए। इसे आपने नोट लिख के कल मुझे दिखाना है अपने अल्फाज में। ठीक है ना। और याद रखें, देखें, कॉपी पेस्ट नहीं करना। और वो जो जैसे आप बोल रहे हो उसे आपने याद किया हुआ है, आपने उसे छाप दिया, तो मुझे लगता है ठीक है आपको याद था आपने लिख दिया, ऐसे नहीं। आपने एक्सप्लेनेटरी मोड में आना है। जैसे आप मुझे समझा रहे हैं और मुझे समझाते समझाते अंदर टांके लगाते जा रहे हैं, फलां स्टैंडर्ड ये कहता है, फलां ये कहता है, फलां जगह ये लिखा हुआ है, लेकिन आपने अल्फाज अपने रखने हैं। लेकिन अपने अल्फाज लेमैन वाले नहीं रखने, एक प्रोफेशनल के रखने हैं। ठीक है ना। ये याद रखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप जरा फिल बदी बोलने की कोशिश करो, फिजा व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जैसा मैंने कहा अपने अल्फाज में बोलो, 7 टांके लगाओ, जो आपको समझ आती है 3-4 फिक्रे बोल दो। आप शुरू कैसे करोगे इसे? First line, ठीक है। in which there is the contradiction of evidence and the auditor inquire for its reason. And also include the assessment of other procedures. Then जो assessment आपने of पहले other फिक्रा, areas which risk is involved. हाँ, और आपने जो फिक्रा यूज किया था शुरू में वो क्या था? Critical assessment of the material misstatements which are either due to fraud or error. हाँ, तो ये कहाँ पढ़ा था? Professional skepticism. नहीं, पढ़ा कहाँ था? चैप्टर 1 में उसने कोई रेफर किया था? ये लिखा कहाँ पे होगा? प्रीफेस में लिखा है या किसी स्टैंडर्ड में लिखा है? कहाँ लिखा है? इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप बोले, आप कैसे लिखेंगे? प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। More they rely on management evidence
It should make his own side ठीक about evidence ठीक and question everything of it about social that's right चलो ठीक है ठीक है। अगर मैं होऊंगा ना तो पहले मैं 2 मिनट सोचूंगा कि मुझे शुरू कहाँ से करना चाहिए, फिर अगर मेरे ज़हन में अभी आ रहा है आप मुझसे बेहतर भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स when we tackle with the concept of audit of financial statements. ठीक है जी। The auditor is required to maintain an approach of professional skepticism not only during the planning stage but also during the execution and even during the finalization of audit. Primarily the concept uh, implies that auditor should not rely on anyone and should assess or maintain his or her own opinion based on sufficient work to be undertaken by either by the auditor himself or through his team or experts, but with the direct supervision of the auditor। ठीक है। फिर आप लिखें प्रीफेस टू द फलाना फलाना explains the professional skepticism as, फिर वो आप लिखें a critical assessment of फलाना 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 फलाना। ठीक है। In sometimes the concept is also explained as a concept of questioning mind, और आगे पोस्ट ऑफी में करते हैं डबल कोड में क्वेश्चनिंग माइंड विच सिंपली मीन्स द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी अलर्ट टू चेंजेस एंड टू एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क दैट ही एनकाउंटर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हिज ऑडिट। अपने अल्फाज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, प्रोफेशनल करें और अंदर टांके लगाते जाए कि फलां जगह ये लिखा है, फलां जगह ये लिखा है, ये कॉन्सेप्ट इसका ये लिखा है एटसेट्रा। ठीक है ना। तो एनी हाउ प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म से पढ़ लेना है आपने। अगला है जी, योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डोर लिमिटेड। द एंगेजमेंट पार्टनर हैज प्लान्ड अ मीटिंग विद द ऑडिट टीम टू डिस्कस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड फाइनलाइज द ऑडिट प्लान। लिस्ट द प्लानिंग एक्टिविटीज which you would need to discuss with the engagement partner regarding the issue related to the first year of audit engagement। फर्स्ट ईयर की बात कर ली। अब वो ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल डिस्कस करो, तो वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में कितने पॉइंट दिए थे, 3 दिए थे शायद, चार, या वो 4 पॉइंट पूछ रहा है। अपने अल्फाज में नहीं लिखने। ठीक है। आपने लिखना है आई एस से फलाना। ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, और पहले वो लिखते हैं। अब वो एग्जैक्टली वो लफ्ज नहीं लिखने जो उसने लिखे हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट दे देना है कि 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। उसके बाद आप कहेंगे फर्दर in my opinion these further, yeah, to explain these points, in my opinion these further aspects also need to be considered। फिर जो आपके अपने जहन में एस्पेक्ट्स हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 100 हैं, वो भी लिख दो, लेकिन पहले से बता दो कि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड ने 3 या 4 दिए हैं। ठीक है ना। ये आपने लेना है, उसे अपने अल्फाज में नहीं शुरू कर देना। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे 300, 320, 315 ये सारे आपने नजर आ रहे हैं, ये तो याद तो हो जाएंगे आपको कि कौन सा किस चीज़ का है, लेकिन साथ थोड़े से बुलेट पॉइंट बनाते जाएं साथ साथ कि किस में कौन कौन सी मेजर चीज़ें लिखी गई हैं। जब वो आपको याद हो गई तो फिर आप खुद ही आपके जहन में आ जाएगा कि ये चीज़ अब 320 में है, आप लिख देंगे 320 स्पेसिफाइज दिस मैटर एज दिस इज दिस। वो एक्सप्लेन इस तरह करता है। जब आप ये रेफरेंस देना शुरू करेंगे तो फिर आपको कोई फेल नहीं करेगा, ये याद रखें। ठीक है। जनरलाइज नहीं करना चीज़ों को विदाउट एनी रेफरिंग एनी स्टैंडर्ड, ये नहीं करना, बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड अंदाज में एक्सप्लेन नहीं करना, टांके लगाते चले जाना चीज़ों में। ठीक है। और इसे थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्या बुलेट पॉइंट बनाने पड़ेंगे हर स्टैंडर्ड के बुलेट पॉइंट जो आते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्टैंडर्ड पढ़ने शुरू कर दो, वो बहुत लंबा काम है। यहाँ जो लिखे हैं ना इन्हें ही अलग करते जाओ। एक से ज्यादा पेजेस बना लो, 300 का एक अलग पेज बना लो, 320 का अलग बना लो, 350 का, एक साथ आपके सामने टेबल पे 10 पेजेस पड़े हैं। जहां 330 की कोई नई बात आई, किसी भी चैप्टर में आई, फौरन 330 वाला उठाया पेज, उस पर एक पॉइंट ऐड कर दिया, तो पूरी किताब कंसोलिडेटेड हो जाएगी आपके बुलेट पॉइंट्स में और आपको याद भी हो जाएगा, और आपको फील होगा कि आपके लिए एक्सप्लेन करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसे देख लेना है आपने। ठीक है। मैं वो ट्यूटोरियल नोट वगैरह दे रहा है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, वैसे ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ब्रीफली डिस्कस द की बेनिफिट विच मे अराइज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वर्क बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। बेनिफिट्स कह रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है, तो ये बेनिफिट उसमें ऊपर लिखे भी हुए हैं। ठीक है। तो ये आपने वो एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड की रेफरेंस बनती नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, तो अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं। आगे है जी, अफाक एंड कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ
Ethereum Limited in place of retiring auditor in AGM. Lists the additional matter that you should consider in the first year of EL's audit. तो क्या कहना चाह रहा है, वही इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वाली बात ही कर रहा है, लेकिन यहाँ उसने सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं की। ठीक है ना, वो तो शुरू में इनिशियल वाला है, उसके बाद भी आपने एग्जीक्यूशन में भी कुछ अपने फिर पॉइंट डाल देने कि इन एडिशन इन माय ओपिनियन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और ऑडिट भी मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या रखना है, मुझे ज़्यादा क्रिटिकल होना है रिव्यू में, मुझे ज़्यादा क्रिटिकल होना है प्रोसीजर में, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंटिटी, एनी पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपने जहाँ जहाँ आपको लगता है अपने व्यू भी ऐड करना है, लेकिन पहले आपने जो सामने रखनी है चीज़, सबसे पहले वो अपने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट सामने रखनी है। ठीक है ना, तो ये आपने देख लेना है इसे। तो आगे आ रहा है जी, मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो जाए कि कोई लंबे चौड़ी टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछता, वो बड़ी सीधी पूछता है, और आप फेल सिर्फ इसलिए होते हैं नताशा, जैसे आप कह रही हो और आनिया, कि आप लोग लिखते तो बहुत हैं और काफ़ी लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, लेकिन आप उसे रेफर नहीं कर रहे होते चीज़ों को, तो वहाँ जाके वो थोड़ा सा आपके नंबर काटना शुरू करता है और आप 43, 39, 40, 45 पे आपके गिरते हो आप आके। So, the auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing, and direction of the audit and that guides development of the audit. For establishing an overall audit strategy, identify any 8 characteristics of the engagement that defines its scope. 8 characteristics of engagement that defines its scope. ऊपर था कहीं पे, क्या था, थे ना? तो उसने दो तीन चार चीज़ों का अलग अलग किया था, चार पांच एरियाज उसने किए थे, उसमें काफ़ी पॉइंट थे, तो ये पॉइंट पर आपको रिटेन करने पड़ेंगे बुलेट पॉइंट के थ्रू। मैं बार बार कह रहा हूँ रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ इतना ज़रूर हो कि जी इससे रिलेटेड 9 पॉइंट हैं टोटल, और वो 9 पॉइंट के अंदर उसने मेजरली क्या चीज़ डिस्कस की है, बस इतना पता होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड्स उसके उठाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये कर लेना है आपने। नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई एनी फोर कंसिडरेशंस टू असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। ये भी वही है। अब ये वो एरिया है जिसे आप जरा टेक्निकली और स्पेसिफिकली ज़्यादा डिटेल से देखना, बोरिंग हो जाएगा, मतलब मुझे चीज़ें पसंद नहीं है कि इन्हें मैं पॉइंट याद करता फिरूँ, बुलेट पॉइंट बनाता फिरूँ, लेकिन बनाने पड़ेंगे। तो ये ऊपर वाला ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इन पर थोड़ी सी मेहनत कर लेना, इन सब के बुलेट पॉइंट बना के जरा जेहन में रिटेन कर लूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। कल हम इससे आगे लेके चलेंगे और कल हम करेंगे, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, मटेरियलिटी वाला, इसे मैं डिस्कस कर लूँगा। और इसके बाद कल मेरा ख्याल है ये ख़त्म नहीं होगा, इसमें एक आध दिन और लग जाएगा हमें। ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही लग जाएगा, काफ़ी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये 2-3 दिन में हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। क्लियर है जी? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। और जो ऑनलाइन बच्चियाँ हैं आपके लिए भी बेटा हम कंक्लूड कर रहे हैं आज को, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और नताशा आपने मुझे बताना है कि आपको कोई फील हुआ है कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी आज के लेक्चर के बाद, कुछ अप्रोच आपकी क्या थी और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये फीलिंग है तो आपने मुझसे शेयर करनी है, और अगर बिल्कुल फीलिंग नहीं, आपको लगता है नहीं यही चीज़ें आपने की थी, तब भी आपने मुझसे डिस्कस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।